आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पर यूज करे जाते हैं, कंपनी के द्वारा प्रिपेयर करे जाते हैं और रजिस्ट्रार के पास सबमिट करे जाते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले भाई आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और अब आपके सामने पेश होने वाली है स्लाइड पीपीटी की। तो चलिए लेट्स मूव। तो ये रही हमारे भाई को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। देखो भाई, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। पहला देखो, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इसको प्रिपेयर करती है और रजिस्ट्रार के पास सबमिट करती है। एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। अब एक एक करके इसको हम जानते हैं कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आखिर होता क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आखिर होता क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और इसके साथ ही एक और आएगा जो प्रोस्पेक्टस की प्लेस पर सबमिट करवाया जाता है। यानी प्रोस्पेक्टस नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट, यानी कि उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा जाता है प्रोस्पेक्टस की जगह पे, ठीक है। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। कोई भी कंपनी इसके बिना फॉर्म हो ही नहीं सकती है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें खाली वो कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पर, जिनके बेसिस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना है। अगर इसके अंदर अगर एमओए आप नहीं बनाते हो, मान लो आपको कंपनी ओपन करनी है, आप अगर एमओए नहीं बनाओगे तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी कि अपनी कंपनी चला ही नहीं सकते, कंपनी को खड़ी ओपन ही नहीं कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए भाई आपको अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो भाई आपको एमओए बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है एक बाउंड्री वॉल की तरह वर्क करता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई भी एक्ट आप करते हैं तो वो एक्ट जो है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक्ट इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कर दिया, यानी कि जो आपने इसमें लिखा है, जो जो एक्टिविटी आपने लिखा है कि हाँ भाई हम इस फील्ड में डील करेंगे, उसके अलावा आपने कोई और एक्टिविटी कर दी, तो भाई माना जाएगा कि आपने रूल्स तोड़े हैं, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को तोड़ा है। जो उसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा था उसको आपने तोड़ा है। एवरी पर्सन ट्रांजेक्टिंग विद द कंपनी। अब देखो, कोई भी पर्सन हो, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन हो, अगर वो कंपनी के साथ ट्रांजेक्ट कर रहा है तो हम ये सपोज कर लेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि भाई उस पर्सन को कंपनी के एमओए के बारे में अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। जो मेन एम होता है एमओए का वो क्या होता है कि भाई कंपनी के एक्टिविटीज के बारे में दुनिया वालों को बताना। वो दुनिया वालों में कौन कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, इसके क्रेडिटर्स हैं, और दूसरे कुछ पर्सन्स हैं जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। अब इसके कंटेंट क्या होते हैं। पहला, नेम क्लोज। इस क्लोज में कंपनी का नेम बताया जाता है कि भाई कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड हो रही है। अब इधर कंपनी का नाम है ना केवल इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, बल्कि एक आम जनता के बीच, जो आम पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके बीच इसकी एक आइडेंटिफिकेशन भी हो, एक सिंबल बन जाए लोगों के बीच कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। एक तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ भाई कंपनी के नाम से पहचान लिया हमने, लेकिन एक लोगों के बीच एक वो इमेज बन जाती है, उसके लिए भी एक नेम की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या क्या होता है, जो कंपनी का नाम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो। जो नाम है कंपनी का वो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 के अंदर प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। जो लिमिटेड वर्ड है और जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है, ये दोनों वर्ड, मतलब आपकी कंपनी जो भी है, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक है तो पब्लिक के आगे तो लिमिटेड लगता है खाली, ठीक है। अगर पब्लिक है तो लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए नाम के आगे, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए नाम के आगे, ठीक है। ये होता है नेम क्लोज के अंदर। फिर देखो अगला पॉइंट है सिचुएशन क्लोज। इस क्लोज में लिखा होता है कि कंपनी का स्टेट, जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसका जो ऑफिस है कंपनी का कहां पर रजिस्टर्ड है, कौन से स्टेट में है, वो चीज यहाँ पे बताई जाती है। अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, कंपनी क्या पर्पज से काम करना चाहती है, क्या पर्पज है उसका काम करने का, वो कंपनी कौन कौन से फील्ड में अपना एक्टिविटी करने वाली है, वो सारी बातें इस ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा जाता है। इसमें
मेन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है उसको वो ऑब्जेक्ट अपने बताने होते हैं जिसकी अटेनमेंट के लिए कंपनी फॉर्म हुई है। पहली बात समझ आई। अब दूसरा सुनो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनकी हेल्प से कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करती है, तो उनको भी, उन ऑब्जेक्ट को भी बताएगी कंपनी कि हाँ भाई हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है और हम अपने इस ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का हेल्प ले रहे हैं, इस एक्टिविटी का हेल्प ले रहे हैं अपने मेन एक्टिविटी को अचीव करने के लिए। तो वो चीज भी आपको बताना पड़ेगा भाई किस चीज की हेल्प लोगे, कौन सी एक्टिविटी की हेल्प लोगे अपने मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, पहली पॉइंट। दूसरा क्या था भाई, ऑक्सिलरी या अदर ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट कंपनी के जो कंपनी के लिए जरूरी हो गए हैं कि भाई उसको वो अटेन करना ही पड़ेगा, मतलब नेसेसिटी आ गई है, नेसेसरी हो गया है उसके लिए अब कि हाँ भाई कोई होता ना कंडीशन आ जाती है कई बार ऐसी, तो उसको करना ही पड़ता है वो काम ना चाहते हुए भी। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसको अचीव करना उसके लिए जरूरी है उस ऑब्जेक्ट को, तो वो कंपनी जो है उस एक्टिविटी को कर सकती है, भले ही उसने अपने मेन ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टेट किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, अगला पॉइंट। अब किसी भी कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रोहिबिट मानी जाती है, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर वो कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। पहला है क्या, अगर आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इमोरल है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करना वगैरह है, तो आपकी कंपनी इलीगल मानी जाएगी, फिर आपकी कंपनी को लीगल नहीं कह सकते, और आपकी कंपनी इलीगल है तो आप स्टैब्लिश भी नहीं हो पाओगे, सिंपल सी बात है। अगला सुनो, इलीगल, अगर कंपनी जो है कोई भी कंपनी है वो किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए, जैसे ड्राइंग, लॉटरी वगैरह के लिए या फिर गैम्बलिंग हाउस चलाने के लिए स्टैब्लिश हुई है, तो भी वो इलीगल मानी जाएगी। अगर कोई कंपनी जो है पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही है, लाइक कि वो किसी एनिमी कंट्री के साथ, एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ, एनिमी कंट्री के बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रही है, बिजनेस डील कर रही है, तो भी बोला जाएगा कि भाई उसने पब्लिक पॉलिसी को अपोज काम करा है, और वो कंपनी को फिर स्टैब्लिश होने से मना कर दिया जाएगा, उसको मतलब इलीगल माना जाएगा। अगला है लाइबिलिटी क्लोज। इस क्लोज में क्या होता है, कंपनी की लाइबिलिटी बताई जाती है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी रहने वाली है, क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या नहीं है। अब देखो, अगर कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो लाइबिलिटी क्लोज में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स के बारे में आएगा कि उनकी कितनी लाइबिलिटी रहने वाली है, उनकी लाइबिलिटी कितनी रहती है शेयर होल्डर्स की, जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है बस उतने वैल्यू तक ही उनकी लाइबिलिटी रहने वाली है, अगर कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर है तो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या होगा, मतलब इस केस में कि जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, जो गारंटी दी गई है कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर, जो गारंटी जो है, गारंटी का जो अमाउंट है बस उतने अमाउंट के बराबर ही मेंबर्स की लाइबिलिटी रहने वाली है, उससे ऊपर नहीं रहेगी। एक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है भाई अमाउंट ऑफ गारंटी, मतलब जब भी ये इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी उस टाइम पे बताती है भाई हमारा अमाउंट कितना रहेगा गारंटी का, जब हम अपनी कंपनी को बंद करेंगे तो उस टाइम पे कितना अमाउंट हमारा अराइज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना हमारा गारंटी का अमाउंट रहने वाला है। तो बस उतने अमाउंट तक ही शेयर होल्डर्स की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, बस उतने तक के लिए वो लाइबल होते हैं, उतने तक के लॉस के लिए लाइबल होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है उसने 5 शेयर खरीदे, कितने के खरीदे सर, 100 रुपीज के खरीदे, ठीक है। अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, बस 500 ही देगा, वो 500 रुपए उसने पे करे, ठीक है। अब कंपनी क्योंकि भाई लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड बाय शेयर है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी शेयर होल्डर की बस इतने अमाउंट की होगी, इतने अमाउंट तक ही वो लाइबल होगा, इतने अमाउंट तक ही वो लॉस उठा सकता है, बियर कर सकता है। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो बस इतने अमाउंट तक ही उसको बोला जाएगा लॉस बियर करने के लिए, इससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, जितने का शेयर खरीदा है बस उतना ही आप बियर करोगे लॉस। फिर देखो, जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो कितनी है भाई, जितनी उन्होंने शेयर खरीदा है उतनी है, तो मैं आपको बता दिया। अब आगे देखो कैपिटल ऑफ क्लोज। इस क्लोज में क्या होता है कि जिसके पास शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो उसके लिए एमओए में मेंशन करना जरूरी है कि उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, वो कितने तरीकों से, किस तरीके से अपने शेयर्स को डिवाइड करेगा पब्लिक के बीच, पब्लिक में कितने कितने शेयर्स वो इशू करने वाला है, वो किस मेथड से अलॉट करेगा, ये सारी चीजें उसको
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है। अ कंपनी इन लाइफ टाइम, देखो मैंने बोला आपको अभी कि कंपनी को ऑथोराइज्ड कैपिटल अपना लिखना पड़ता है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आपने मानो लिख दिया कि मेरे कंपनी को बस 10 लाख की जरूरत है, ये हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, बस हम इतना ही अपने लाइफ टाइम में इतना अमाउंट में हम अपनी पूरी कंपनी चला लेंगे, मतलब इतने अमाउंट हम कहीं से किसी पब्लिक से लेके इतने अमाउंट तक ही हम लेंगे और उस पर हम अपनी पूरी कंपनी चला लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगर आप 10 लाख के ऊपर अमाउंट मंगवाते हो, मान लो 10 लाख आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, आपने बोल दिया भाई 15 लाख रुपए आपने मंगवा ली जनता से, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकते आप, 10 लाख के अंदर ही आप अमाउंट मंगवा सकते हो पब्लिक से। ठीक है, तो ये होगी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, डेट्स इट। फिर है हर पर्सन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहा है उसको मिनिमम 1 शेयर लेना पड़ेगा अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, कम से कम 1 शेयर। फिर है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। इस क्लोज में क्या होता है? ये लास्ट क्लोज होता है एमओए का। इसमें जो पर्सन साइन करते हैं एमओए के, उसमें वो पर्सन बताते हैं कि भाई हमारी इंटेंशन क्या है कंपनी को एस्टेब्लिश करने का। इस क्लोज में देखो क्या लिखा होता है, वो पढ़ते हैं लाइन। यहाँ लिखा हुआ है, We the following persons whose names and addresses are mentioned below are desirous of being formed into company in pursuance of this law, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of company set opposite over respective names। वो उसमें लिखा होता है कि हम लोग जिनके नेम और एड्रेस यहाँ नीचे लिखे हुए हैं वो इस कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, और हम सब एग्री करते हैं कि हम उतने उतने शेयर्स लेंगे जितने हमारे नेम्स के आगे लिखा हुआ है, उतने उतने शेयर हम खरीदने का प्रॉमिस करते हैं। डेट्स इट, ये लिखा होता है उस लास्ट एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर। डेट्स इट। अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। ये क्या होता है? ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रमोटर्स के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। जब आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है तो उस टाइम पर आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट करवाते हैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो कैसे प्रिपेयर करा जाता है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके अंदर आपकी कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग खुद डिसाइड करते हैं, मतलब आपकी कंपनी वाले डिसाइड करते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर ओनर वगैरह हैं वो सब ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में कैसा मैनेजमेंट रहने वाला है, हम किस तरीके से वर्क करने वाले हैं, किस तरीके से हमारी चीजें को हम अटेन करेंगे, अचीव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को, वो सारी बातें आप इसके अंदर लिखी होती हैं, रूल्स लिखा होता है ये। ठीक है, और ये कैसे बनता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपने ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही ये बनता है कि आपका ऑब्जेक्ट ये है तो आप यानी कि इसको अचीव करना चाहते हैं तो बस इसके अकॉर्डिंग आप अब काम करेंगे कंपनी के अंदर, इसके अकॉर्डिंग आपके मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला है। तो ये सब इसमें रूल्स वगैरह लिखी होती हैं। ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो क्या करता है भाई कि कंपनी का फंक्शनल एरिया क्या रहने वाला है कि भाई कंपनी कितने लिमिट तक काम कर सकता है, कितने से ज्यादा वो नहीं जा सकता है काम करने के लिए, जितनी उसकी लिमिट है उतना वो बताता है। ठीक है, जबकि आर्टिकल्स क्या बताता है? कंपनी का फंक्शन है तो ये है कि हाँ भाई कंपनी ये काम कर सकता है। अब आर्टिकल्स बताएगा कि कंपनी को जो जो काम कर रहा है उसको अचीव कैसे करेगा, वो उसको अटेन कैसे करेगा, वो कैसे उस काम को करेगा कंप्लीट, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। मेमोरेंडम आपको काम दे देगा कि हाँ भाई आपको ये करना है, आप ये करते करेंगे, आपकी कंपनी का काम ये रहेगा। आर्टिकल बताएगा आपकी कंपनी का ये जो काम है ये आप कैसे अचीव करेंगे। दैट्स इट। अगला सुनो, अब कंटेंट क्या होते हैं इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। तो पहला है इसमें एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए अप टू 24। टेबल ए की एप्लीकेबिलिटी का कितना एक्सटेंट रहने वाला है, कहां तक रहने वाला है वो बताओगे आप पहले पॉइंट में। दूसरा है कि भाई आपको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है उसका आप रेटिफिकेशन कैसे करोगे। तीसरा है कि आप जो है शेयर्स और जो राइट्स हैं शेयर होल्डर के उनको आपस में कैसे डिवाइड करोगे, यानी कि किसको कितने राइट देने हैं वो कैसे डिसाइड करोगे।
ठीक है। आप जो है शेयर्स को इश्यू और अलॉट कैसे करोगे ये बताओगे। आप जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो अमाउंट जब आप शेयर इश्यू करते हो तो एक मिनिमम अमाउंट लिख दिया जाता है कि हाँ भाई इतना अगर रिसीव होगा तभी आप अलॉटमेंट का प्रोसीजर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर इतना रिसीव नहीं होता है कम से कम अमाउंट तो आपको सारा पैसा पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना हो जाता है रिसीव आपको मिनिमम तो आप अलॉटमेंट कर देना। ठीक है, तो वो आप बताओगे कितना रखने वाले हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करोगे वो मेथड बताओगे। आपके जो शेयर्स पे जो कॉल करोगे आप लोगों को बोलोगे हाँ भाई आप अपना बाकी बचा हुआ पैसा दे दो, आपके ये शेयर का इतना बाकी बचा हुआ पैसा है, वो आप कैसे बोलोगे लोगों को, किस तरीके से बोलोगे, क्या बोलोगे, उसके लिए क्या रूल्स हैं वो बताओगे आप इसके अंदर। अब ये क्या कॉल्स क्या होती है, देखो कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना शेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, अलॉटमेंट भी उनको हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ पैसा बचा हुआ होता है कंपनी का। मतलब समझो एक से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मान लो एक पर्सन है उसने 100 रुपए के शेयर खरीदे। ठीक है, उसको 50 रुपए तक उसने पेमेंट कर दी है, उसको अलॉटमेंट भी हो गई है कि हाँ भाई इसको इतने शेयर दिए जाते हैं। अब उसके 50 रुपए अभी बैलेंस है, यानी कि कितने बैलेंस है, अभी भी 50 बैलेंस है उसके ऊपर। अब कंपनी क्या करेगी, वो अपना बाकी बचा हुआ पैसा मंगवाएगी। ठीक है, जब भी उसको नीड होगी मंगवा लेगी अपना पैसा उससे। अब वो पैसा ये कैसे मंगवाएगी उस पर्सन से, वो उसके लिए क्या रूल्स हैं वो रूल्स आप बताओगे इसके अंदर। ठीक है, अगला सुनो, मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज या रीस्ट्रक्चर कैसे करोगे वो बताओगे आप। कई बार क्या होता है कि आपको नीड आ जाती है कि हाँ भाई हमको ना ऑथोराइज्ड कैपिटल अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो आप कैसे करोगे वो बताओगे इसके अंदर। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग का जो अंडर राइटर है आपका उसको आप कैसे दोगे कमीशन, किस वे में दोगे, किस तरीके से दोगे। जो पेमेंट है कमीशन और ब्रोकरेज की शेयर्स और डिवेंचर के ऊपर वो आप कैसे करने वाले हो। जो कंसोलिडेशन और डिवीजन है शेयर्स का वो आप कैसे करने वाले हो, कैसे आप डिवाइड करोगे शेयर्स को। जो रूल्स हैं मीटिंग्स की, कंपनी के जो मीटिंग वगैरह होती है एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह, उसके लिए क्या रूल्स वगैरह हैं, क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी, क्या प्रोक्सी या क्या पोल या कौन कौन चेयरमैन होगा उसमें, वो सब आप बातें इसमें बताओगे। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देयर पावर्स, ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन। जो ऑडिटर वगैरह हैं, जब कंपनी को जरूरत पड़ती है अपने चीजों को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाने का, तो उनको ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। तो वो ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे वो बताओगे, उनकी पावर क्या रहेगी वो बताओगे, ड्यूटीज और रेम्यूनरेशन कितना रहेगा उनका वो आप बताओगे। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जो प्रोविजन वगैरह है मैनेजर की अपॉइंटमेंट के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रेजरर की अपॉइंटमेंट के लिए, सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए, वो प्रोविजन भी आप बताओगे। अब किस चीज के अंदर, किस प्रोविजन के तहत आप जो है मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, ये सारी बातें आप उसमें प्रोविजन में बताओगे। प्रोविजन में लिखो कि हाँ भाई ये प्रोविजन होगा तो हम इसमें मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स बताओगे आपकी भाई कंपनी का जो कॉमन सील है, जो सिग्नेचर होती है कंपनी की, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, कैसे कैसे यूज हो सकती है। जो मेथड है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को लिखने का रखने का वो आप कैसे रखोगे, और जो कैपिटलाइजेशन है प्रॉफिट का वो कैसे करोगे। जो प्रोसीजर है शेयर्स को फॉरफीट करने का और रीइश्यू करने का वो क्या रहने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपने 100 का शेयर खरीदा, 50 पे कर दिए, 50 बाकी है, तो 50 आपसे कंपनी मंगवाएगी, आपने देने से मना कर दिया तो कंपनी आपके शेयर्स रख लेगी। कंपनी बोलेगी भाई तुम्हारे 100 रुपए के शेयर से तुमने 50 दिए थे, तुमसे 50 लेने बाकी थे, लेकिन तुमने देने से मना कर दिया तो तुम्हारे जो 50 रुपए हमारे पहले से आए हुए थे वो 50 भी हम अब रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, फॉर फीचर। समझे बात को। देखो 100 का शेयर था, 50 आपने दिया था, ठीक है, 50 आपको देना बाकी था। कंपनी ने बोला लाओ भैया 50 रुपए दे दो हमारे। आपने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है अभी। कोई बात नहीं, कंपनी ने बोला ठीक है भाई हम आपके 50 रुपए क्या करते हैं, फॉरफीट करते हैं। फॉरफीट करते हैं, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं फॉरफीट, मतलब जब्त कर लेना, पैसे छीन लेना। छीन लेना गलत वर्ड हो गया, जब्त कर लेना। कंपनी ने बोला कि भाई आपने हमको पैसे हमारे नहीं दिए तो आपके ये पैसे भी अब डूब गए, दैट्स इट, ये हो गया फॉरफीट।
अब रीइश्यू का क्या मतलब है, कंपनी ने उसके पैसे जो है फॉरफिट कर लिए, अब उसके जो शेयर थे, उसके हिस्से के शेयर्स थे जिसके पैसे फॉरफिट करे हैं, उस पर्सन के हिस्से के जो शेयर्स थे वो शेयर सब किसको इश्यू कर देगा, किसी और पर्सन को इश्यू कर देगा और अपना कंपनी रिकवर कर लेगा अपने अमाउंट का। दैट इज कॉल्ड री इश्यू। ठीक है, तो जो री इश्यू होती है हमेशा ज्यादातर केसेस में हमेशा जो होती है कम अमाउंट पर ही होती है, यानी कि सपोज 100 रुपए का शेयर था, अब 100 का था तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 90-95 के आसपास का शेयर ये रह जाता है। ठीक है, जो रीशू तो मोस्टली केसेस में हमेशा ही कम अमाउंट पे ही जाता है, रीशू कम अमाउंट पे ही होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल्स। जो प्रपोजल वगैरह है आपकी कंपनी को क्या रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स है वो आप बताओगे। जो वोटिंग राइट है आपके मेंबर के वो कौन कौन से हैं वो आप बताओगे। जो पावर वगैरह है लोन्स वगैरह लेने का वो आप बताओगे। आपकी कंपनी कैसे किस लिमिट तक लोन ले सकती है वो, और इसकी क्या मतलब कि किस तरीके से पेमेंट वगैरह करने वाली है, वो सारी बातें आप इसमें बताओगे। जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो कितनी रहने वाली, वो कितने हद तक किस लिमिट तक अपनी जो डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, वो सारी उनकी पावर सब बताओगे। जो डिविडेंड और जो रूल्स हैं इसकी पेमेंट के लिए, यानी कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किस तरीके से करोगे वो बताओगे, और इसकी पेमेंट वगैरह कैसे करने वाले हो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो आप भी बताओगे इसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जो रूल्स वगैरह हैं रिजर्व वगैरह बनाने का, वो रिजर्व वगैरह कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, वो रूल्स इसमें आप बताओगे। जो प्रोसीजर है कंपनी, जब मान लो कभी कंपनी को कल को लॉस होता है तो कंपनी वाइंडिंग अप कैसे होगी, वो प्रोसीजर आप पूरा इसमें बताओगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। दैट्स इट। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये थर्ड डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन के टाइम पर। जो जनरली जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कौन इशू करता है, पब्लिक कंपनी इशू करता है मनी ऑब्टेन करने के लिए पब्लिक से। प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती है। जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के वो प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं जब उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, तब उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं। अब ये है क्या, it refers to that document which contain all the relevant information to the issue and through which the company invite the public to apply for shares debentures etc। यानी कि एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं इश्यू करने के, जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी पैसा मंगवा सकती है पब्लिक से। किसके नाम पर, शेयर्स के नाम पर, डिवेंचर के नाम पर, किस तरीके से पैसा मंगवा सकती है, क्या क्या चीजें उसमें जरूरत पड़ती हैं प्रोस्पेक्टस के, मतलब लोगों को बताओगे ना आप कि हमारी कंपनी में क्या क्या है, हमारी कंपनी का इतना ये है, इतनी ये चीजें ये है वो तो सारी चीजें आप बताओगे तभी तो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो इसमें वो सारी जरूरत की बातें लिखी होती है जिससे आपकी जो आम जनता है वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं कि आपकी कंपनी में क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो पावर है कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने का वो खाली किसके पास है, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोस्पेक्टस का, पहला है कि भाई पब्लिक को इनवाइट करना शेयर्स परचेज करने के लिए और डिवेंचर परचेज करने के लिए। टू गिव डिटेल्स ऑफ दोज कंडीशन, उन कंडीशंस की डिटेल्स देना जिसके बेसिस पर आपने पब्लिक को इनवाइट करा है आपके शेयर्स और डिवेंचर परचेज करने के लिए। प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए लाइबल कौन होगा, प्रमोटर होगा। ये बात भी जनता को बताने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है। अब प्रोस्पेक्टस की नीड क्या है, पहला है ये नेसेसरी नहीं है हर कंपनी के लिए कि भाई वो प्रोस्पेक्टस इशू करे। समझे बात को, एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड होती है प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि भाई वो अपना शेयर्स जो है सेल नहीं कर सकते हैं और या डिवेंचर सेल नहीं कर सकते हैं पब्लिक को, इसलिए वो भी प्रोस्पेक्टस भी इनको इशू करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले और शेयर्स अलॉट करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस जो है या एक स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के बदले में किसको सबमिट करवा दे, जाके रजिस्ट्रार को जाके सबमिट करवा दे। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो देखो, इसमें होता है मेन ऑब्जेक्ट लिखा होता है कंपनी का, भाई कंपनी किस बारे में, किस चीज की कंपनी है, किस बारे में, किस एरिया में वर्क करती है कंपनी, उसका कंपनी का फंक्शनल एरिया क्या है वो इसमें लिखा होता है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का वो बताते हैं इसमें। जो मैनेजरियल पर्सोनल है कंपनी का वो कौन कौन है, क्या क्या है इसमें, कौन कौन रहने वाले हैं, वो सारी बातें इसमें बताते हैं। इसमें पर्सोनल की स्पेलिंग थोड़ी मिस टाइप हो गई है, ये पर्सोनल में ओ नहीं आएगा। ठीक है, पर्सोनल ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है
मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहने वाला है आपकी कंपनी का वो बताओगे इसके अंदर। जो ओपनिंग है सब्सक्रिप्शन लिस्ट की वो कैसे होने वाली है, कब होने वाली, वो बताओगे इसके अंदर। जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी है वो कितनी रहने वाली है वो बताओगे। फिर है शेयर्स और डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपकी कंपनी जो कैश के अलावा भी कोई और चीज ले रही है शेयर या डिवेंचर इशू करने के बदले, तो वो क्या चीज है, वो किस तरीके से आप कैश दिए बिना भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, वो बताओगे आप इसके अंदर। शेयर का प्रीमियम कितना रहने वाला, अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू करते हो, लाइक 100 रुपए का शेयर है, आप 120 में इशू कर रहे हो, तो 20 रुपए जो है प्रीमियम का अमाउंट है, तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी आप प्रोस्पेक्टस में बताओगे। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो कितने रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 100 रुपए का शेयर है तो उस पर कितना प्रीमियम है। अंडर राइटर्स कौन कौन है आपकी कंपनी के वो बताओगे, ठीक है। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन कौन से होंगे आपकी कंपनी में शेयर खरीदने के वक्त पे, वो क्या क्या है वो बताओगे। जो प्रमोटर्स कौन है आपकी कंपनी के वो बताओगे। जो ऑडिटर है आपकी कंपनी के वो कौन है ये भी बताओगे। जो बिजनेस के जो डिटेल वगैरह है, अपने जो आपका बिजनेस है उसके बारे में डिटेल दोगे अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कि भाई आपका बिजनेस किस बारे में, आप क्या काम करते हैं वो बताओगे। जो प्रॉपर्टी आपकी कंपनी ने एक्वायर कर रखी है वो सारी बातें बताओगे जनता को, ताकि आपकी जनता को बिलीव हो जाए आपके ऊपर कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, इसके पास जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कल को इसको लॉस भी होता है तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा इसकी प्रॉपर्टी बेचकर, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बताओगे। और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई है आर्टिकल्स के अंदर, ये भी बताओगे। इसके साथ ही आप अपने प्रॉफिट वगैरह का कैपिटलाइजेशन या कैसे करने वाले हो, या रिजर्व का कैपिटलाइजेशन कैसे करने वाले हो वो भी बताओगे। आपकी इंस्पेक्शन का टाइम और प्लेस क्या रहने वाला है वो बताओगे। आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो बताओगे, ठीक है। अब ये आता है हमारा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब देखो, अब अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तो उसके बदले में आप एक डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोस्पेक्टस की जगह पर प्रिपेयर करा जाता है, ना कि प्रोस्पेक्टस के साथ। ये प्रोस्पेक्टस अगर आप इशू नहीं करते हो तो आप इसके बदले, प्रोस्पेक्टस के बदले ये स्टेटमेंट इशू कर सकते हो और इसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा सकते हो। एक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है बट इसने जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा है, तो शेयर भी इशू नहीं कर सकता है। भाई इसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा तो शेयर कैसे इशू करेगा या डिवेंचर कैसे इशू करेगा। लेकिन अगर इसने स्टेटमेंट इशू कर दी है, यानी कि स्टेटमेंट दे दी है इसने प्रोस्पेक्टस के बदले में, तो ये शेयर या डिवेंचर इशू कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी रुको, यहाँ पे वेट करो। अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस नहीं है उसके पास तो शेयर इशू नहीं कर सकता, लेकिन उसने अब स्टेटमेंट दे दी प्रोस्पेक्टस के बदले में, स्टेटमेंट इशू कर दिया, ठीक है। एक उसका थोड़ा सा टेंशन कम हुआ कंपनी का। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा जो है लॉजिक है, क्या है कि अब कंपनी ने स्टेटमेंट तो इशू कर दिया, अब उसको स्टेटमेंट जो है एक फाइनल डेट से पहले पहले इशू करना पड़ेगा। लाइक मान लो आज कितनी डेट है, आज जिसने ये वीडियो बन रही है आज की डेट है हमारी 3 सितंबर। तो आज की डेट में जो कंपनी है अगर शेयर्स को अलॉट करती है, मान लो आज कंपनी ने शेयर अलॉट करे, ठीक है, तो आज अलॉटमेंट हो रही है, तो आज से कम 3 दिन पहले यानी 31 अगस्त तक की डेट में कंपनी को वो स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट करवाना पड़ेगा। यानी कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट तो इशू कर दिया है, लेकिन जिस दिन उसने स्टेटमेंट इशू करा है प्रोस्पेक्टस के बदले में उसके 3 दिन बाद वो अलॉटमेंट कर सकती है। यानी कि उसने आज इशू कर दिया प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट पहले वो रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट करवाएगा और फिर उसके 3 दिन बाद वो शेयर को इशू करेगा, शेयर को अलॉट करेगा। दैट्स इट। फिर है इसमें कंडीशन कौन कौन से होते हैं इसको इशू करने के। पहला है जब कंपनी जो है शेयर कैपिटल है लेकिन उसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा। दूसरा है जब प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी में बदल जाती है तब वो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी की जो होल कैपिटल है, जो सारा का सारा पैसा है कंपनी का, उसको एक ही बार में ऑटोमेटिकली मिल गया तो और उसको जो है कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की नौबत नहीं आई, तो उस केस में भी कंपनी को एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के बदले में। अब अगर कंपनी जिसके पास अ कंपनी विच डज नॉट इशू इट्स शेयर्स, जो अपने शेयर्स इशू नहीं करती और डिवेंचर इशू नहीं करती है पब्लिक को इनिशियली, बट बाद में इशू करना चाहती है, वो पहले उसने बोल दिया हम इशू नहीं करेंगे लेकिन बाद में वो बोलती है हाँ भाई हम इशू करना चाहते हैं, तो उस केस में भी इसको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के बदले में, तभी वो इशू कर सकती है।
अगर कंपनी व्हेन द कंपनी हैज सोल्ड इट्स शेयर, जब कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए और डिवेंचर बेच दिए किसी ऐसे पर्सन को जो बाद में वो किसी और को बेच देगा। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने अपने शेयर किसको बेचे, डी को, ठीक है। डी कौन है, वो पर्सन है, टू अ पर्सन, ठीक है, समझ आई बात। यानी कि जैसे मान लो ये अंडर राइटर है, यानी किसको, लाइक अंडर राइटर, किसी अंडर राइटर कंपनी वाले, कंपनी ने अपने अंदर वाले पर्सन को ही बेच दिया, यानी कि जो कंपनी के ही लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को इसने शेयर बेच दिया, वो डी था, ठीक है, डी को उसने शेयर बेच दिया। अब डी ने क्या करा, जाके वो शेयर आम जनता में जाके ई को बेच दिया। ई कौन, जनरल पब्लिक वाला, यानी कि हम जैसे लोग, यानी कि हम जैसे सिटीजन, आम जनता, ठीक है। अब उसने ई को जाके बेच दिया, तो अब जो है कंपनी ने शेयर किसको बेचा था, अपने कंपनी के ही पर्सन को बेचा था, लेकिन उस पर्सन ने किसी बाहर वाले को जाके बेच दिया। तो इस केस में कंपनी को फिर जो है एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के बदले में। अब बात आती है भाई इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। पहला है अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का कितना अमाउंट है, इंफॉर्मेशन बताओगे शेयर कैपिटल के बारे में, कितना है आपका शेयर कैपिटल, जो डिटेल्स वगैरह बताओगे, आपके एसेट आपने जो परचेज करें उसकी कंसिडरेशन अमाउंट कितनी है, जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टर और मैनेजर्स के बारे में और उनकी रेम्युनरेशन के बारे में, वो सारी डिटेल्स आप इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कह रहा हूं मैं, इस स्टेटमेंट के अंदर, नॉट प्रोस्पेक्टस, ये क्या है, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर आप सारी डिटेल दोगे, डायरेक्टर की, मैनेजर की के बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी रेम्युनरेशन के बारे में भी डिटेल्स आप दोगे। जो इन्फॉर्मेशन है अंडर राइटिंग के बारे में वो भी आप बताओगे, आप कैसे अंडर राइट कर रहे हो। जो नेम और एड्रेस है ऑडिटर्स के वो भी बताओगे। फिर है डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर पार्टीज इन असेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर और किसी और पार्टी का आपकी कंपनी के असेट में क्या इंटरेस्ट है उसकी डिटेल आप दोगे इस स्टेटमेंट के अंदर। जो अमाउंट है और जो डेट है रिडम्पशन का, यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसकी रिडम्पशन करनी है, उसका अमाउंट कितना है और उसका डेट कितना है उसके रिडम्पशन का, वो भी बताओगे आप। जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने बनाए हैं उनका जो नेचर क्या है और जो डेट वगैरह है वो क्या क्या है वो भी आप इसमें बताओगे। जो टाइम और प्लेस है जहां पर फाइनल अकाउंट जो है कंपनी का इंस्पेक्ट हो सकता है, यानी कि कहां पर आप अपनी कंपनी का फाइनल अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किस जगह पे कितने बजे आप कर सकते हैं, किस टाइम पे कर सकते हैं, किस दिन कर सकते हैं, किस महीने में कर सकते हैं, वो डिटेल आप इसमें दोगे। तो गाइज ये थी हमारी भाई आज की वीडियो भी, कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज करे जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कितना पसंद आया, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसके साथ ही भाई बेल आइकन को प्रेस करके जाना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।